सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान। नाज़रीन, हमें आज के प्रोग्राम में अरीबा फातिमा ज्वाइन करेंगी श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मोइज़, थैंक्स अ लॉट फॉर द इंट्रोडक्शन। एक्चुअली ये बहुत ही एक एक्साइटिंग मौका है क्योंकि श्रीलंका की हुकूमत के बारे में हम खुद पाकिस्तान की मीडिया में और टीवी चैनल्स पर अक्सर बात करते रहे हैं काफ़ी अरसे से, और फाइनली बीइंग इन द कंट्री ये एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यानी यू कैन से दैट यू आर देयर टू टेल अस द स्टोरी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो आपसे आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मुझे यही मैं पूछना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता साल श्रीलंका में हुकूमत आई है, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट उसको कहा जाता है, और देखा जाए तो वो स्टेटस को तोड़ के आई है। तो लोगों की उम्मीदें तो वाबस्ता हैं, और श्रीलंका में देखा जाए तो जो उनका डिफ़ॉल्ट हुआ था महिंदा राजापक्से के अंडर, उसके बाद जो वहाँ पे एक समझे सिविल एक अनरेस्ट था, उसके बाद श्रीलंका आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी तो ज़रूर करे, टूरिज़्म इज़ कमिंग बैक, और कहीं ना कहीं इकॉनमी में बेहतरी भी ज़रूर आई है। तो आप बता सकती हैं कि लोगों के क्या तासुरात हैं इस हवाले से, और उनकी जो गवर्नमेंट जिसको उन्होंने इलेक्ट किया है और उनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? असल में नाज़रीन, ये बात इस वक्त बहुत समझना ज़रूरी है कि IMF जो एक इदारा है ये सिर्फ एक इदारा नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी भी है, ये एक किस्म का इम्पीरियलिज्म भी है। और IMF हर मुल्क में हमारी इकॉनमी को डिक्टेट भी कर रहा होता है, उसको डिसाइड भी कर रहा होता है, और आवाम के लिए क्या मसाइल पैदा होने वाले हैं ये भी IMF के साथ किए गए मुआहदों से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो श्रीलंका में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। कल ही गवर्नमेंट ने नया बजट अनाउंस किया है श्रीलंका में, और यहाँ काफ़ी लोगों का उस पर काफ़ी ज़्यादा हद तक क्रिटिसिज्म है, लेकिन ज़्यादातर क्रिटिसिज्म इसी बात से निकल रहा है कि IMF का कोई अल्टरनेटिव नहीं निकाला गया। अभी भी IMF के साथ ही काम किया जा रहा है, उनके ही स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स के तहत जो है वो इस वक्त इकॉनमी को रीशेप किया जा रहा है। लेकिन श्रीलंका में यहाँ मेरी काफ़ी जो है वो सिविल सोसाइटी के लोगों से भी बात हुई है, सहाफ़ियों से भी बात हुई है, राइटर्स, रिसर्चर्स, काफ़ी लोगों से बात हुई है, और उनका यही कहना है कि जिस तरीके से हम गुर्बत को तस्वुर करते हैं साउथ एशिया में, जो बाकी ममालिक में करते हैं जहाँ लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट नहीं होती, तो वहाँ कुछ मुख्तलिफ हालात होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में या बांग्लादेश में भी जब हालात ख़राब होते हैं तो बहुत ही ख़राब होते हैं, और लोगों के पास कुछ भी एवेन्यू नहीं होता किसी भी किस्म की फैसिलिटीज़ को अवेल करने का। लेकिन श्रीलंका में गुर्बत के बावजूद यहाँ हम देख रहे हैं कि फ्री हेल्थ केयर है और फ्री एजुकेशन है, और ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें किसी भी शख्स का जो सोशल मोबिलिटी की तरह जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाह रहा होता है, उसका ज़्यादातर इनकम इन दो चीज़ों में लग रहा होता है। तो यहाँ ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट करने के बावजूद, मतलब इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक कोलैप्स फेस करने के बावजूद जो है श्रीलंका की आवाम इस वक्त ये सोच रही है कि लेफ्टिस्ट या सोशलिस्ट पॉलिसीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा तो होता है। दूसरी तरफ यहाँ लोगों के ये भी तासुर है कि शायद ये हुकूमत इतनी लेफ्टिस्ट नहीं, इतनी सोशलिस्ट नहीं जितना इन्होंने क्लेम किया था। अब जाहिर सी बात है, जब पावर वैक्यूम क्रिएट होता है और इसमें नई हुकूमत को अपने ख़त्म जमाने होते हैं तो कुछ महीने लगते हैं। कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ कई साल लग जाते हैं, हुकूमतें ख़त्म नहीं जमा पाती, लेकिन श्रीलंका में ऐसा माहौल नहीं है। इनफैक्ट कोलंबो की अगर आप गलियों में जाएं और रोडों पे घूमें तो आपको लगे ही नहीं कि ये ऐसा मुल्क है कि जिसको पाकिस्तान से कभी कंपेयर भी किया जा रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, और पब्लिक सर्विस में पब्लिक जो फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें आता है, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हद तक मुयस्सर हैं। आर्ट और कल्चर में बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पे श्रीलंका में। बहुत लोग जो है वो आर्ट और कल्चर को सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी पेट्रनेज करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, जब नई हुकूमत आ रही है तो उसको ज़रा मुश्किल लग रहा है सारे मामला को देखना। तो ये तो अब आगे आने वाले दिनों में सही से पता चलेगा कि ये जो नया बजट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अब हम फ्रंट पेज भी श्रीलंका पहुंच गया है, तो हम जो है इस पर बहुत गहरी नज़र रखेंगे, आपको बाज़ाब्ता तौर पर जो है अपडेट्स भी देते रहेंगे। वी विल ऑल्सो गेट ऑन बोर्ड सम
रिसर्चर्स एंड राइटर्स एंड एक्टिविस्ट जो इस वक्त यहाँ श्रीलंका में काम कर रहे हैं, तो हम उनको भी अपने अगले आने वाले शोज में इंटरव्यू करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल, और नाज़रीन श्रीलंका को कवर करना इस वजह से भी हमारी थीम के लिए रेलिवेंट है कि एक तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द रीजन साउथ एशिया के हवाले से, और पाकिस्तान के उनसे देर ताल्लुकात रहे हैं। अब बात करते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। असल में यहाँ श्रीलंका में एक इंस्टीट्यूशन है क्रिया के नाम से, जो फेमिनिस्ट सॉलिडारिटी के ऊपर काम करता है। साउथ एशिया में जितने भी फेमिनिस्ट हैं, राइटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं जो फेमिनिज्म के ऊपर काम करते हैं, औरतों के हुकूक के बारे में बात करते हैं, सबको इन्होंने एक कमरे में जोड़ा है। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है हम सबके लिए। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, तमाम मुल्कों से इस वक्त जो है ख़वातीन मिलकर इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन और डिबेट कर रही हैं कई दिनों से कि किस तरीके से हम इस मुकाम पर आए हैं कि हमारी तमाम सोसाइटीज़ में औरतों के हकूक़ की नज़रअंदाजी हो रही है और कंटिन्यूसली होती रहती है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि आज जो है वो मैं एक ख़ास तौर पर एक फ़िशिंग कम्युनिटी से मिलने गई थी। श्री विमुक्ति नाम की ये ऑर्गेनाइजेशन है, श्री विमुक्ति फ़िशर विमेन ऑर्गेनाइजेशन, और ये बिल्कुल इंडिजिनस कम्युनिटी है। ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपना खुद मुख्तारी के तौर पर अपने आप को सपोर्ट किया है, अपनी तंजीम साजी की है, और अब ये सोसाइटी में होने वाले कई इशूज़ के साथ डील कर रही हैं। यहाँ मैं नाज़रीन को ये भी बताऊँ कि श्रीलंका में ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल फिशरीज सॉलिडारिटी मूवमेंट, नैफ्सो के नाम से, और इस ऑर्गेनाइजेशन को 1997 में कायम किया गया था क्योंकि श्रीलंका एक और बिल्कुल एक आंसू टीयर ड्रॉप के शेप का आइलैंड है। आपके स्क्रीन पर भी आपको नज़र आएगा। तो ये एक ऑब्वियसली यहाँ पे फ़िशिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रुझान है। फ़िशिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ इन्हिसार करती हैं, और ये नैफ्सो जो है ये 17 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है। इसके 9000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और इंटरेस्टिंगली 2/3 है 9000 में से औरतें और यूथ हैं। तो जाहिर सी बात है क्योंकि यूथ हम सबका फ्यूचर है, और औरतों के बगैर कोई भी सोसाइटी नामुकम्मल है। उनके काम के बगैर, उनकी मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सारी नेशन स्टेट्स खड़ी ही औरतें और मर्दों ने मिल के काम किया, तो ये हम सब चल रहे हैं। तो ये हम श्री विमुक्ति के जो ख़वातीन थी उनसे मिले, और उनकी स्टोरी सुन के हमें अंदाज़ा होता है जो रेजिलियंस नाम की चीज़ें वो क्या होती है। यहाँ मैं बताती चलूँ नाज़रीन को कि इनकी स्ट्रगल की शुरुआत हुई थी जब इन ख़वातीन में से एक के हस्बैंड जो थे ये फ़िशिंग के लिए निकले हुए थे, और गलती से इन्होंने इंटरनेशनल वाटर्स में श्रीलंका को क्रॉस करके इंडियन वाटर्स में ये पहुंच गए थे, और ऑब्वियसली फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया था। जब इसके अराउंड ख़वातीन ने एहतजाजात शुरू किए, अपनी मूवमेंट बनाई, तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ पावर के तौर पर जो है वो उभर के आई हैं, और अब इनकी इतनी ज़्यादा हद तक जो है ऑर्गेनाइजेशन पहुँच गई है कि जिस विलेज में मैं गई थी, सिर्फ उस विलेज में ही तकरीबन जो है 423 औरतें हैं। ये नेगोम्बो का एरिया है जो कोलंबो से कुछ ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, और ये 423 ख़वातीन में से 200 जो हैं वो बिल्कुल यंग लड़कियां हैं। तो ये सिर्फ ऐसी मूवमेंट नहीं है कि जो किसी हादसे की वजह से बन गई थी, ऐसी मूवमेंट है जो इंटरजेनरेशनली ख़वातीन के हुकूक पे बात करने के इस रुझान को जो है ट्रांसफ़र करती जा रही है। यहाँ ये भी बताती चलो, बिल्कुल, एंड ऑनेस्टली ये इनका वर्क, इनका काम जो है वो देखने के काबिल है। असल चीज़ है, हम सब ने यही इस कॉन्फ्रेंस में रिकग्नाइज़ किया है और रियलाइज़ किया है कि सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इस खत्ते में ये जो तमाम ममालिक हैं, हम सबको एक साथ मिलना पड़ेगा। अब दुनिया बहुत बदल गई है, तो क्योंकि ये एक राइट विंग की वेव है, साउथ एशिया हैज़ टू गेट टुगेदर, और जो हमारे गरीब आवाम हैं या जो हमारे मेहनत कश तबके हैं वो तो ऑलरेडी यकसा हैं, क्योंकि ये श्री विमुक्ति या नैफ्सो जिनकी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, ये साउथ एशियन पेजेंट कोalition का ऑलरेडी हिस्सा है। बहुत शुक्रिया। आई होप कि जो आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई हैं, आप यू हैव अ गुड टाइम इन श्रीलंका। ऑब्वियसली श्रीलंका इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, टूरिज़्म के लिहाज से भी काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ के लोग हैं, और हम आगे भी श्रीलंका की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसके वाले से बात करते रहेंगे। हैव अ गुड टाइम इन कोलंबो अरीबा। लेकिन हम यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़।
नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। अब हम बात करते हैं कल का दिन एक एज अ क्रिकेट फ़ैन और एज अ पाकिस्तानी हम सब के लिए एक बहुत तारीख़ी दिन था। और पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे कल पाकिस्तान पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड है पूरी उसकी नज़र कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम पे थी। इवन दो कतई नज़र के कल क्या हुआ वो तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट रिज़ल्ट था, बट एटलीस्ट आई थिंक कल का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान में 30 साल के बाद आना, ये बिलाशुबा एक पाकिस्तानी के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। तो इस पर सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल। और वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी हमें बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ नहीं मिलती, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ी खुशी की खबर थी और ये इसने एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी है पूरी अवाम कौम के अंदर। तो जो क्रिकेट देखता भी ना हो, जिसको वैसे भी ना पसंद हो, वो चैंपियंस ट्रॉफी ज़रूर देखेगा। तो क्यों ना नाज़रीन हम इसके ऊपर ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करें। बिल्कुल नाज़रीन, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो रिजम्पशन थी पाकिस्तान में 2015 से ये सफ़र शुरू हुआ, जब जिम्बाब्वे पाकिस्तान का दौरा किया, फिर उसके बाद श्रीलंका की टीम आई, फिर उसके बाद जो है सेना नेशंस यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा किया मुतअद्दिद दफ़ा। और फिर अब फाइनली नाज़रीन इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी कल की अचीवमेंट थी और इसके लिए पाकिस्तान की आवाम और सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। और इस इवेंट को कल जो कमेमोरेट किया, एक बहुत ही शानदार पाकिस्तान एयरफोर्स पाक फ़िज़ाइया ने एयर शो से उसका आगाज़ किया। तो आइए इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पे मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले नज़र डालते हैं कुछ एयर शो की झलकियों पे। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कुछ झलकियाँ जो रंगारंग कल एयर हुआ। इसके अंदर जो शेर दिल स्क्वाड है उन्होंने K8 तैयारे, JF-17 थंडर तैयारे और F-16 तैयारों की मदद से कल पूरे आसमान को रंगों से भर दिया। ग्रीन और वाइट यानी सफ़ेद और हरे पाकिस्तान के परचम के रंग के ये बेसिकली उन्होंने फ्लेयर्स छोड़े थे। और जो सबसे बेस्ट बात तो ये थी कि बिल्कुल पाकिस्तान का कौमी तराना ख़त्म हो रहा था जब ये एयर शो शुरू हुआ। और ऑब्वियसली वहाँ पे चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हों, इंटरनेशनल मीडिया और बाकी दीगर ममालिक से भी शायकीन आए हुए थे। और इवन हमारे पाकिस्तान के शायकीन वो दंग भी रह गए और उनको बहुत खुशगवार हैरत हुई, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट की तारीख़ में किसी भी टूर्नामेंट का इस तरह आगाज़ किया गया हो इतने ग्रैंड तरीके से। बिलाशुबा भारत ने अहमदाबाद में जो 2023 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था उसकी शुरुआत इसी तरह की थी एक एयर शो के ज़रिए, लेकिन ये जो पाकिस्तान ने जिस तरह किया वो उससे कई गुना ज़्यादा ग्रैंड और ज़्यादा खूबसूरत था। और कल काफ़ी ये इंटरेस्टिंग था। और इसके बाद तो नाज़रीन जब ये शुरू हुआ और स्टेडियम भरा तो ऐसा ही लगता था कि आज पाकिस्तान जीत जाएगा। और 320 का टारगेट यकीनन कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जैसे हमने आपको थोड़ा सा एनालाइज भी अगर हम इसको आगे जाके करें तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट गेट देयर। और इससे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में मायूसी भी है और लोग बहुत हैरानी से देख रहे थे कि तकरीबन आपने 184 डॉट बॉल्स खेल दी और टारगेट तक नहीं पहुंच सके। खैर व्हाट इज़ डन, अब देखते हैं आगे क्या रहता है। लेकिन नाज़रीन इस रिज़ल्ट से हम ये नहीं कहते कि जो कल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। और आई थिंक इसमें PCB के भी काबिल तहसीन, उन्होंने बड़े अच्छे स्टेडियम्स लाहौर, कराची, पिंडी को बड़े कम वक्त में जो है रेनोवेट किया है इस इवेंट के लिए। और अभी उन्होंने पूरी कोशिश की है कि शायकीन को अच्छा से अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस दें। तो कुछ कराची की हद तक जो है मुझे गद्दाफ़ी स्टेडियम से तो लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। नेशनल स्टेडियम में भी कहीं ना कहीं बेहतरी ज़रूर आई है। होपफुली इस पर आगे जाके और ज़्यादा काम होगा, क्रिकेट को मज़ीद एक्सेसिबल लोगों के लिए बनाया जाएगा। क्योंकि नाज़रीन क्रिकेट पाकिस्तान के लिए सकाफ़ती तौर पे, समाजी तौर पे और हर एक पाकिस्तानी इंडिविजुअल, स्पेशली जो पूरा हमारा ख़ित्ता है जनूबी एशिया का, क्रिकेट यहाँ पे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। इस वक्त जिस वक्त आप हमारा शो देख रहे हैं, इस वक्त भारत और बांग्लादेश का मैच जारी है। जो है यही लगता है कि भारत ये मैच जीत जाए शायद, क्योंकि उनका ऑब्वियसली स्क्वाड ज़्यादा मजबूत है, बहुत मजबूत टीम है, बड़ी वेल बैलेंस स्क्वाड के साथ आए हैं। स्पेशलिस्ट ओपनर्स हैं उनके पास, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली स्पेशलिस्ट ओपनर भी कल के मैच में नहीं थे। और फ़खर ज़मान आज जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से भी मुमकिन तौर पर बाहर हो गए। तो भारत के पास 5 स्पिनर लेके आए हैं उस स्क्वाड में, उनके पास फास्ट बॉलर इवन तो जसप्रीत बुमराह नहीं है
तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी सिर्फ एक दिन हुआ इवेंट शुरू हुए, अब काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस भी और आने हैं, जैसे हफ्ते वाले दिन अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका का, फिर 1 मार्च वाले दिन इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है, फिर गद्दाफी स्टेडियम जो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है इतवार वाले दिन। हम देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज आवाम के पास बहुत कम है, इकोनॉमिक हालात से हम अभी भी रिकवर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा मोरल बूस्ट है पॉपुलेशन के लिए। ऑब्वियसली मतलब क्रिकेट एक समझें बहुत कम चीज़ें हमारे पास हैं जो कि ना पूरी कौम को यकजा करते हैं। क्रिकेट इज़ ऑब्वियसली नंबर 1, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वहाँ पे भी इस तरह के नताइज सामने आए तो फिर ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, जो कि कल थी बहुत ज़्यादा एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन वही बात है, खेल में तो हार जीत होती है, असल बात है कि खेल चलता रहे। तो इससे मैं दूसरे सवाल पर आती हूँ, जैसा कि आपने बात किया कि हम एक मैच ऑलरेडी हार चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो हाउ अबाउट यू टेल अस कि कितने मैचेस अब जीतना ज़रूरी है, कौन कौन से मैचेस अभी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, ताकि जो भी अवाम इस वक्त सुन रहे हैं, हमारे शो को देख रहे हैं, वो इनको नोट कर सकें, उन मैचेस को पर्टिकुलरली फॉलो कर सकें। बिल्कुल, देखें जब वर्ल्ड इवेंट होता है तो वहाँ पे गलती की गुंजाइश कोई नहीं होती, स्पेशली आपका होम इवेंट है 30 साल के बाद, तो वैसे तो सारे ही मैचेस जीतने चाहिए थे। बट अब पाकिस्तान के सिर्फ आगे 2 मैचेस रह गए हैं। एक इंडिया के ख़िलाफ़ है दुबई में, संडे को हमारा आर्च राइवल है, और अब देखते हैं पाकिस्तान ने जो अब 2017 में लास्ट चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी, तकरीबन 8 साल पहले, तो पाकिस्तान ने धूल चटाई थी इंडिया को बहुत बुरी तरह, फाइनल में 183 रन से रहा था। ऑब्वियसली अब उस लेवल की टीम तो अब आज नज़र नहीं आती। वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की सरफराज अहमद की कप्तानी के अंडर, तो वो जीतना बहुत ज़रूरी है। फिर रावलपिंडी में है पाकिस्तान का मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़, वो जीतना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि 2 मैचेस जीतना ज़रूरी है, और फिर दोबारा बात वहीं उसी मोड़ पे आ गई है जब हर दफ़ा जब भी कोई इवेंट होता है पाकिस्तानियों की दुआएं होती हैं कि ये टीम इससे हार जाए, ये टीम इससे हार जाए। तो अब दोबारा उसी मौके पे अगर पाकिस्तान हैज़ टू टेक एनी, मतलब कोई भी अगर आप सेमीफाइनल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अगले अपने दोनों मैचेस जीतें, और आप ये दुआ करें कि न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया से भी हारे और बांग्लादेश से भी हारे। बांग्लादेश से तो बिल्कुल भी मुझे वो हारती हुई नज़र नहीं आती। न्यूजीलैंड की टीम थी, वेल बैलेंस्ड मजबूत टीम है। इंडिया को वो भी बहुत टफ टाइम देगी मुझे लगता है न्यूजीलैंड की टीम। तो आप देखते हैं कि क्या होता है। तो ये तो आई थिंक बाय द टाइम नेक्स्ट, मतलब संडे को आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान हैव एनी रियलिस्टिक चांसेस टू गो टू द सेमीफाइनल। कल के रिजल्ट के बाद से थोड़ा मुश्किल है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस अहेड। राइट, एंड ऑल्सो ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितने अरसे से कितने मसाइल हो रहे थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, स्पेशली इंडिया के हवाले से। तो अब फाइनली कुछ ना कुछ तय तमाम हो गया है, और ये ऐसा मैच जिसके लिए बहुत ही बड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ है, अभी संडे को होने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन देन अगेन आई विल से कि खेल में हार जीत होती रहती है, तो हमारी अब नाजरीन को भी दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर मैच जीतें, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आया है। पाकिस्तान वापस एक इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट में, जिसमें हमारी एक बहुत अच्छी टीम है जो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती है, तो अब वो खेल भी रहे हैं। तो आई थिंक ये इट्स स्टिल वर्थ सेलिब्रेटिंग, एंड कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो कुछ भी करके वापस लेकर आए हैं क्रिकेट को, और अपना लोहा मनवाया है पूरी दुनिया में। तो ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आई होप कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को एंजॉय करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी टीम आगे अच्छा करेगी। तो नाज़रीन, हम आगे भी इसके बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।